वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो जैसे कि आपको पता है हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको आइडिया देती रहूंगी और इनको बहुत अच्छे से करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठोस जो होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, जो सॉलिड होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो दो तीन बातें हमने कल कर ली थी, लेकिन आज से हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों, डिटेल में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो ठोस होते हैं ना, इसका पहला गुण क्या होता है, याद करो जल्दी से। पहला गुण इसका आकार, इसका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और ठोस का आयतन, आकार और आयतन क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, जो कि कभी भी नहीं बदलता। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, ये पहला गुण। दूसरा गुण मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने कहा था देखो ठोस में ये गुण क्यों होता है, क्योंकि ठोस के अंदर जो कण होते हैं जिनसे मिलकर ठोस बना है, उनके अवयवी कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण दो कण आपस में पास पास जुड़े रहते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि सॉलिड के अंदर प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये दो बातें तो हमने कल ही कर ली थी, लेकिन अब कुछ बातें और करनी है हमें। क्या क्या बातें करनी है, देखो आप सभी को पता है जो ठोस होता है ना, उसके कण इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि इनको और ज्यादा दबा करके पास नहीं लाया जा सकता। आप सभी को पता है। अब जैसे ये मार्कर है, दिख रहा है सभी को, ये मार्कर है। अब इस मार्कर को क्या मैं दबा सकती हूँ क्या, देखो मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ इसको दबाने की, लेकिन क्या मैं दबा पा रही हूँ इसको, नहीं दबा पा रही, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है। क्या है, एक सॉलिड यानी ठोस है। इसके कण ऑलरेडी पास पास है, इतने पास पास है कि इनको अपने बोल सकते हैं, इनका आकार फिक्स हो चुका है, इसको और दबा करके पास पास नहीं लाया जा सकता। लेकिन द्रव में, द्रव के केस के अंदर, गैस के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। द्रव को थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड यानी संपीड़ित किया जा सकता है। कॉम्प्रेस्ड या संपीड़ित का सीधा सीधा मतलब होता है जब उसको दबा करके या प्रेशर के साथ अणुओं को पास पास लाया जाए, वो होता है उसका संपीड़न गुण या संपीड्यता। लेकिन ठोसों में ये गुण होता ही नहीं है। अब इस मार्कर को, आपके हाथ में कोई भी चीज होगी, पेन होगा या कोई भी सॉलिड चीज होगी, उसको दबाकर देखना आप लोग, क्या वो दबेगा, क्या नहीं दबेगा। इसका मतलब है कि इनके कण पहले से ही इतने पास पास है कि इनको और ज्यादा पास नहीं लाया जा सकता और संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जो तीसरा इंपॉर्टेंट गुण है वो ये है कि जो ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, आप बोलोगे असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इनको और अधिक कंप्रेस्ड या और अधिक नहीं दबाया जा सकता। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये तो देखो भाई, ये तो बात होती है ठोस के बारे में, ठीक है ना। जो ठोस है उनके अंदर प्रबल आकर्षण है, आयतन आकार निश्चित है, असंपीड्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं जो ठोस के बारे में हमें पढ़नी है। तो देखो भाई, आप सभी को क्या चीज ध्यान रखना है, इस चैप्टर में शुरुआत में ठोस को दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग है, तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। पहला तो हम इसको पढ़ेंगे इसकी ज्यामिति यानी इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बॉन्ड यानी बंध के आधार पर। समझ आएगी बात। दो तरीके से हमें ठोस को पढ़ना है, पहले तो उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना को, उसकी ज्यामिति को देखते हुए। दूसरा हमें पढ़ना है कि ठोस के अंदर किस किस प्रकार के बंध यानी किस किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। समझ आ रही है बात। तो सुनना भाई, सबसे पहले अपने बात करते हैं इस चैप्टर में ठोस को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, दो भागों में। पहला है आपका
ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर भाई? ज्यामिति के आधार पर। और दूसरा हमें पढ़ना है बंधन के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर पढ़ना है? बंधन के आधार पर। बंधन के आधार पर ये अपने बोल सकते हैं बॉन्ड के बेस पर, ठीक है ना। तो अब देखो भाई अपने बात करते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो जो हमारे ठोस होते हैं उनको दो तरीके से बांटा गया है ज्यामिति के आधार पर, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बोला जो ठोस होता है इसको इस चैप्टर में दो भागों में पढ़ना है। ज्यामिति के आधार पर अलग पढ़ना है, बंधन के आधार पर अलग पढ़ना है। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार में भी ठोस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। समझ आ गई बात? तो इसके आधार पर भी हमें कितने भागों में पढ़ना है इसको बच्चों बताओ जल्दी से। दो भागों में। एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। कैसे ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। अब आप बोलोगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि ये क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो देखो भाई मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस वन बाय वन समझते चलना है कि मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ। बहुत आसान है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इन दोनों में अंतर आ जाता है। इन दोनों के एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है ना। और बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं बंधन के आधार पर, यानी बॉन्ड के आधार पर। देखो बंधन के आधार पर ठोस को ना चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में प्यारे बच्चों? चार भागों में। कौन कौन से हैं? जल्दी से नाम सुनो। देखो इन बंधन के नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखे होंगे, सुनना ध्यान से। पहला है आपका कौन सा बंध? तो पहला आता है आणविक बंध। पहला कौन सा बंध आता है? आणविक बंध। पहला बंध कौन सा आ गया बच्चों? आणविक बंध। दूसरा आता है आपका आयनिक बंध। दूसरा कौन सा आता है प्यारे बच्चों? आयनिक बंध। पहला आ गया आणविक बंध, दूसरा आ गया आयनिक बंध, तीसरा आता है आपका धात्विक बंध। मतलब ये सारे के सारे बंध होते हैं जो कि ठोस में पाए जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और चौथे नंबर पे आता है आपका नेटवर्क या सहसंयोजक बंध, ठीक है ना। इसे नेटवर्क या बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं अपने सहसंयोजक बंध, ठीक है ना। ये तो बंध के नाम बता दिए, वैसे तो आपको इसको ठोस के नाम से जानोगे। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है ना, धात्विक ठोस और नेटवर्क ठोस। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार इस पार्ट को स्किप करो। सबसे पहले अपने फोकस करते हैं किस पे? ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। अब देखो भाई सबसे पहले ज्यामिति के आधार पे अगर अपने आधार की बात करें तो आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब भाई क्या फर्क है इनमें, समझना भी जरूरी है क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे इनमें जो भी अंतर है इनके बारे में अब अपने अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें मैंने एक तरफ गुण लिखा है, एक तरफ क्रिस्टलीय और एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस को लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके एक एक करके गुण बताऊंगी कि क्या क्या गुण होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में और क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसको बहुत ही आराम से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले तो ना मैंने यहाँ पे इन दोनों की संरचना बनाई है, आपको आराम से और बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया है और इसके अंदर मैंने एक अलग ही संरचना बनाई है जिसमें अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको पता नहीं चल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर है कैसे स्पेसिफिक, है ना। नहीं मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि पहले सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, मतलब इस तरीके से चला जा रहा है। सोडियम के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम और सोडियम के बाद क्लोरीन। मतलब यहाँ पे ना एक फिक्स पैटर्न है,
मतलब हमें ये बात अच्छे से पता है, अगर सोडियम होगा तो उसके बाद क्लोरीन होगा, और अगर क्लोरीन होगा तो उसके बाद सोडियम आएगा। ये जो आपको एक फिक्स पैटर्न दे रहा है, यही फिक्स पैटर्न पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में। किसमें पाया जाता है बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ पर छोटे वाले कण हैं, कहाँ पर बड़े वाले कण हैं, कहाँ पर बड़े कहाँ छोटे हैं। कुछ इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एक इसकी बनावट हमें दिख रही है लेकिन वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी मेरी। तो देखो भाई, ठोसों के अंदर भी ना ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अक्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय। अब समझना बड़े ही ध्यान से दोनों में फर्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके गुण के अंदर। सबसे पहले अपने लिखते हैं इसकी ज्यामिति को। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी ज्यामिति की। तो आप सभी को बहुत ही आराम से दिखाई दे रहा है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसकी ज्यामिति तो है निश्चित, मतलब इसमें सोडियम के बाद क्लोरीन ही आएगा, क्लोरीन के बाद सोडियम ही आएगा, मतलब हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है 2 सोडियम उसके बाद 3 क्लोरीन, कहीं पे भी क्लोरीन बिठा दिया, कहीं पे भी सोडियम बिठा दिया, सॉरी, ऐसा नहीं करते अपने, ठीक है ना। लेकिन अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न को देखते हैं, सोडियम क्लोरीन, देन सोडियम फिर क्लोरीन, देन क्लोरीन फिर सोडियम, देन क्लोरीन फिर सोडियम। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसे होती है? निश्चित होती है। तो याद रखना यहाँ पे सभी कि अगर मैं बात करती हूँ क्रिस्टलीय ठोसों के ज्यामिति की, तो ये कैसी होती है प्यारे बच्चों? निश्चित होती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करूं, तो क्या आपको यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कहीं पर भी ऐसा है कि एक बड़े गोले के बाद एक छोटा, फिर एक छोटे गोले के बाद एक बड़ा गोला, ऐसा है कहीं पे? कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ बड़ा गोला है तो इसके आसपास 4 छोटे गोले हैं, एक बड़े गोले के आसपास कहीं पे 5 छोटे गोले हैं, कहीं पे 10 है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसकी खुद की कोई निश्चित संरचना नहीं है। तो इसकी ज्यामिति कैसे हुई प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे अनिश्चित हुई। कैसे हुई? अनिश्चित हुई। तो याद रखना, अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति की बात की जाए तो ये कैसी होती है? अनिश्चित होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? अनिश्चित होती है। बहुत आसान था। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अगर अपने बात करते हैं भाई, ये तो होगी बात ज्यामिति की, लेकिन ज्यामिति वैसे तो अपने ऊपर से जो उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ज्यामिति की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसके अणुओं के, मतलब अपने कह सकते हैं आंतरिक व्यवस्था को देखें, तो वो भी क्या हुई? निश्चित हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी आंतरिक व्यवस्था कैसी होती है, आंतरिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि इसके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो आप बोलोगे बेझिझक कि मैम ये निश्चित होती है, क्योंकि हमें पता है एक सोडियम के बाद एक क्लोरीन आएगा और एक क्लोरीन के बाद एक सोडियम आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक सोडियम जो है इसको 4 क्लोरीन घेर रहे हैं। एक सोडियम के चारों तरफ कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। अगर हम एक क्लोरीन को देखते हैं तो एक क्लोरीन जो है वो 4 सोडियम से घिरा हुआ है। मतलब सोडियम का एक फिक्स पैटर्न आपको ये पता चल रहा है कि Na के बाद Cl और Cl के बाद Na आएगा। दूसरा आपको फिक्स पैटर्न ये भी पता चल रहा है, इसकी आंतरिक संरचना से ये भी पता चल रहा है कि एक क्लोरीन को 4 सोडियम घेर रहे हैं और एक सोडियम को 4 क्लोरीन घेर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें क्या बता रही है? इसकी आंतरिक व्यवस्था को बता रही है, जो कि फिक्स है। आप पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी देख लो, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक सोडियम को 5 या 6 क्लोरीन घेर रहे होंगे, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। या एक क्लोरीन को 5 या 7 सोडियम घेर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं मिलेगा। इस क्लोरीन की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, इसको 4 सोडियम ही घेर रहे होंगे। और इस सोडियम की बात करो, चाहे इस सोडियम की बात करो, चाहे आप इस सोडियम की बात करो, इसको 4 क्लोरीन ही घेर रहे होंगे। तो इनकी आंतरिक व्यवस्था भी कैसे हुई? निश्चित हुई प्यारे बच्चों। समझ आ रहा होगा। देखो भाई, ये तो होगी आंतरिक व्यवस्था किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की, तो क्या आपको कोई इसमें निश्चितता दिखाई दे रही है?
मतलब अगर आप यहाँ पे देखो इस गोले को, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ कम से कम 5 छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे एक कण को देखो तो इसको घेरने वाले 2 आपको बड़े कण दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, इसकी आंतरिक संरचना कहीं पे भी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। पहला पॉइंट मैंने कहा ज्यामिति, दूसरा पॉइंट मैंने कहा आंतरिक व्यवस्था। तो दोनों ही क्या है? अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो इसमें दोनों निश्चित रहेंगे, अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इसमें दोनों अनिश्चित रहेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, अब अपने बात करते हैं नंबर 3, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में अगर अपने बात करें, अगर तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण में हम बात करेंगे गलनांक की। किसकी बात करेंगे? गलनांक की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी समझते हो ना गलनांक क्या होता है? गलनांक, क्वथनांक, ये सब समझते होगे। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। गलनांक का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के दौरान वो जिस टेम्परेचर पर अपनी अवस्था बदल करके दूसरी अवस्था प्राप्त करे। नहीं समझ आया ना? चलो सिंपल भाषा में बताती हूँ। सिंपल भाषा में ये हुआ कि अगर कोई ठोस है और उसको गर्म करोगे और वो पिघलने लग जाएगा, जब वो जिस ताप पर वो पिघलने लग जाएगा वो ताप उसका गलनांक पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। जिस फिक्स टेम्परेचर पर उसने पिघलना शुरू कर दिया वो होता है उसका गलनांक बिंदु। जैसे अपने उदाहरण ले, जैसे मान लो बर्फ है। अब बर्फ को जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद वो पानी में बदल रहा है, तो इट मीन्स आपने बर्फ को क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने के बाद ही वो पानी में बदल रहा है। तो जो टेम्परेचर आपने गर्म करने के लिए दिया जिसके कारण वो पानी में बदला, उस टेम्परेचर को हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। सीधी सी बात ये है कि गलनांक का मतलब होता है गलना या पिघलना। जब किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है तो जब वो पिघलने लग जाती है तो उसका गलनांक है। बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। ओके, तो अगर हम बात करें गलनांक की, तो जो गलनांक है, अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो आपको दिख रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस की एक फिक्स पैटर्न है, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए भी एक निश्चित ताप चाहिए होगा। ऐसा नहीं है थोड़े से टेम्परेचर में ये पिघलना शुरू कर देगा। अगर इसको मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि NaCl को पिघलने के लिए 55 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। मान लो कि इसको पिघलने के लिए कितना चाहिए? 55 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। अगर वहां पर आप 45 डिग्री सेल्सियस ताप दोगे तो NaCl नहीं पिघलेगी, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु क्या था? 55 था, 45 में नहीं पिघलेगी। समझ आ गई बात? तो इसलिए जब तक इसको 45 से 55 ताप नहीं मिल जाता तब तक ये नहीं पिघलता। यानी इसका गलनांक क्या हुआ? फिक्स हुआ, निश्चित हुआ, जिस कारण से ये दूसरे ताप पे नहीं पिघलेगा। इसको अपना वाला टेम्परेचर ही चाहिए, 55। ये कहता है मेरे को 55 चाहिए तो 55 ही देना पड़ेगा, वरना मैं नहीं पिघलता। जिद्दी है ये। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले जाए इनका गलनांक कैसा होता है तो आप बोलोगे कि मैम इनका गलनांक भी निश्चित होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है तो आप क्या जवाब दोगे? देखो, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनका गलनांक फिक्स नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से बताती हूँ। समझ लो कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये बनाई है स्ट्रक्चर रबर की। किसकी बनाई है? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? रबर की। अब अगर आप रबर को गर्म करते हो, गर्म करोगे, तो अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जैसे टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे तो वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा? पिघलना शुरू कर देगा। जैसे टेम्परेचर दिया तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर वो लेता जाएगा और ये पिघलता रहेगा और धीरे धीरे पिघल के वो नरम होता जाएगा। समझ आ गई बात? तो जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस था, अब मान लो कि ये 55 पर, सपोज करो ये 55 पर पूरी तरीके से पिघल जाता है। लेकिन अगर आप इसको 45 भी दोगे ना तो 45 में भी ये थोड़ा सा पिघला हुआ मिलेगा आपको। मतलब इस पूरे में से थोड़ा हिस्सा पिघल चुका होगा और थोड़ा हिस्सा सख्त होगा।
समझ आ रही है मेरी बात? रबड़ को गर्म करना शुरू करोगे तो रबड़ का कुछ भाग तो पिघल के मुलायम हो जाएगा और कुछ भाग अभी भी सख्त होगा। समझ आ रही है ना? तो यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं है प्यारे बच्चों। यानी अगर आपको 55 पर पूरी तरीके से पिघला हुआ मिलता है तो अगर आप 45 या 35 भी दोगे तो ये 35 पे भी पिघलना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद धीरे 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 और पिघलता जाएगा और पिघलता जाएगा और पूरी तरीके से पिघलकर नरम हो जाएगा। लेकिन कम टेम्परेचर पर भी इसने पिघलना शुरू कर दिया, मतलब इसका गलनांक निश्चित नहीं है। समझ आई प्यारे बच्चों? मतलब इसका गलनांक निश्चित नहीं है, तो मतलब इसका गलनांक क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। किसका बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित हुआ। ठीक है ना? यानी थोड़े से टेम्परेचर में भी ये पिघलना शुरू कर देगा और एंड तक जाते 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 ये पूरा पिघल जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है शीतलन वक्र। अब देखो भाई, मैंने इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगी। चौथा गुण क्या है हमारा? शीतलन वक्र है। क्या है बच्चों? शीतलन वक्र है। और इस शीतलन वक्र यानी ग्राफ को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20, देन 60, देन 80, देन 100। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने एक रीडिंग लिखा है एक आइडिया से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20, यहाँ मैं लिख देती हूँ 40, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ 40 भूल गए ना हम, इसको थोड़ा और लंबा ले जाते हैं, 40, 60, 80, 100। ऐसे ही इसमें भी 40, 60, 80, देन सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई? ये जो प्लेन है वो बता रहा है समय को यानी टाइम को। किसको बता रहा है? समय को यानी टाइम को। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये बता रहा है टेम्परेचर यानी ताप को बता रहा है। ठीक है ना? सेम एक मैं यहाँ पर भी ऐसा बना लूंगी जैसे मैंने रीडिंग वहां लिखी थी, 0 से स्टार्ट करके 20, 40, 60, 80 और 100। ऐसे ही यहाँ पर 20, 40, 60, 80 एंड 100 लिख देते हैं। इस तरफ जाएंगे तो वो किसको बता रहा है? समय को। और अगर इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो किसको बता रहा है? टेम्परेचर यानी तापमान को। अब दोनों ग्राफ में ना फर्क समझना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो देखो भाई, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास कोई वाष्प अवस्था में, कोई चीज किस अवस्था में है? वाष्प अवस्था में। अगर मैं टेम्परेचर धीरे 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 कम करती रहूंगी तो वो मेरा जो वाष्प होगा वो किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ बताओ। पानी में। वाष्प किस में बदल जाएगा? लिक्विड फॉर्म में, पानी में। ठीक है ना? तो इस जगह पे लिख देती हूँ मैं ए बिंदु, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी बिंदु। ठीक है ना? तो देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरा वाष्प था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बना था और इससे ये बना जो पानी है वो मेरा बना है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे बना है? लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस ताप मिलेगा तो मेरा जो वाष्प है वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट होता रहेगा? पानी में। अब जब तक सारा का सारा वाष्प पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर मेरा फिक्स रहेगा। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, पहले ग्राफ को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, है ना? पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में इतना सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है? और यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है? इस वक्र को या इस ग्राफ को कहा जाता है, ये है असतत वक्र। कैसा वक्र है भाई बच्चों? ये असतत। और ये जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है इसे अपने कहेंगे सतत वक्र। अब दोनों में फर्क समझना बहुत ही आसान है। देखो दोनों में क्या फर्क है। सपोज करो ये जो ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 100 डिग्री टेम्परेचर पर था। जैसे ही आपने टेम्परेचर को कम किया या अपने उल्टा चलते हैं, ज्यादा समझ आएगा। या अपने उल्टा तो नहीं चल सकते, सॉरी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर टाइम के साथ है ना, तो ठीक है। तो यहाँ से समझो कि ये जो मेरा ए बिंदु है ये मान लो कि मेरे पास ठोस है, सॉरी वाष्प है। क्या है? वाष्प है। आप सभी को पता है पानी को, वाष्प को और ठोस में क्या फर्क होता है। ठोस को
गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। और उल्टा करें, अगर वाष्प के टेम्परेचर को घटाएं तो जल बनेगा और जल के टेम्परेचर को घटाएं तो ठोस यानी बर्फ बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता होती है, आपको ही पता है ना प्यारे बच्चों। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही अपने ए बिंदु की बात करें तो यहाँ पर ए क्या है, वाष्प है। जैसे ही वाष्प का टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो जैसे ही ये 60 पे आ जाएगा, किस पे आगे देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर 60 पे आ गया तो ये वाष्प जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, पानी में कन्वर्ट हुआ। ए में वाष्प था, जब तक बी में नहीं आया तब तक वो वाष्प था वो पानी में नहीं बदला। बी पॉइंट पे आते ही जैसे ही 60 टेम्परेचर मिला, बी पॉइंट पे आते ही आपका वाष्प जो है वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है, हो गया। पानी में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हुआ। देखो एक ना छोटी सी बात ना मेरी समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि जो बर्फ होता है जब वो पिघलने लगती है ना बर्फ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार में सारा बर्फ सारा का सारा पानी बन जाता है। ऐसा हुआ है कभी? देखा होगा आप लोगों ने। बर्फ तो अपने मतलब गर्मियों में तो यूज होता है ये बर्फ, बिल्कुल आम बात बोल रही हूँ मैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपने देखा होगा कि जो बर्फ होता है वो कभी भी एक बार में सारा पानी नहीं बनाता। पहले बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा पानी बनता है, फिर धीरे 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 सारा पानी बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों? होता है ना। तो देखो भाई यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है। ए बिंदु जो था वो वाष्प था, धीरे धीरे मैंने इसका टेम्परेचर घटाया, जब तक वो बी बिंदु वाले टेम्परेचर पे नहीं आए ना तब तक मेरा वाष्प पानी नहीं बना। जैसे ही मेरे वाष्प का टेम्परेचर घट करके 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 से घट करके 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मेरा जो वाष्प था वो बदल गया किसमें बच्चों? पानी में। पूरा नहीं बदला, थोड़ा सा पानी बना अभी तक। और जब तक आपका वो सारा का सारा वाष्प पानी नहीं बन जाता तब तक मेरा टेम्परेचर जो है वो नियत है। देखो ये सीधी लाइन जो है ना वो नियत को बता रहा है, यानी बी से सी तक जाते वक्त हमारे समय में तो वृद्धि हो रही है, टाइम तो हमें लगेगा, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है, जो ताप है वो फिक्स है प्यारे बच्चों। बी से सी तक जाते वक्त टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि यहाँ जो पानी बन रहा है उसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये धीरे 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 क्या होगा, वाष्प पूरा पानी में बदल जाएगा। जिस वक्त वो पूरा पानी में बदल जाएगा उस वक्त आता है सी पॉइंट। सी बिंदु पे आया, ये पूरी तरीके से किस में बदल गया प्यारे बच्चों? पानी में बदल गया। पूरा का पूरा वाष्प सी बिंदु तक आते आते पूरी तरीके से पानी में बदल गया। पानी में बदलने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा चलो इसका टेम्परेचर और घटा के देखते हैं। फिर जब टेम्परेचर घटाते हो, पानी का टेम्परेचर घटाते गए तो एक डी बिंदु आया, लगभग मैं मान लेती हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। जो डी बिंदु आया ना उस डी बिंदु में आपका पानी थोड़ा सा किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। किस में बदला? बर्फ में बदला। फिर बर्फ में बदलने के बाद आपने क्या किया? उस टेम्परेचर को अब फिक्स रखा। टेम्परेचर नहीं बदला लेकिन समय तो लगेगा ना पानी को बर्फ बनने में, तो समय तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो मेरा टेम्परेचर है वो सीधी रेखा से क्या बता रहा है कि टेम्परेचर मेरा फिक्स है प्यारे बच्चों। जो ताप है वो मैंने फिक्स रख दिया क्योंकि मुझे पता है कि इस टेम्परेचर पर मेरा जो बर्फ है वो बनना शुरू हो चुका है। तो अब मैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दूंगी तो मेरा सारा का सारा जो पानी था वो धीरे 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 बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। ये डी पॉइंट पे तो बर्फ बनना शुरू हुआ था और ई पॉइंट में पूरी तरीके से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और इस प्रकार के वक्र को अपने क्या बोलते हैं? असतत वक्र। तो आप देखोगे ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जा रहा है, तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये असतत वक्र है। कैसा वक्र है प्यारे बच्चों? असतत वक्र है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टल या ठोस एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने बात करते हैं रबड़ की, तो रबड़ में क्या था? अगर आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे के पिघाना शुरू करोगे ना तो पहले शुरुआत में इसका थोड़ा सा हिस्सा पिघलेगा, फिर और हिस्सा पिघलेगा, फिर और हिस्सा पिघलेगा, फिर धीरे 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 करते सारा का सारा पिघल जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे जो आपका वक्र बनता है एक्रिस्टल ठोस का वो सतत बनता है, एक कंटिन्यूटी है। देखो इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बन रहा था वो पहले ऐसे गया, फिर सीधे, फिर ऐसे, फिर सीधे, तो ये असतत वक्र हुआ और ये सतत वक्र। आई होप
यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड, समझ आ रहा होगा। तो यहाँ तक समझ आ गया है, तो अगर आप इसको लिखना है लिख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं रेस करके इसके आगे वाले पॉइंट आपको समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए अब तक प्यारे बच्चों, 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। कौन कौन से कवर कर लिए हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने इसकी ज्यामिति की बात की, उसके बाद हमने इसके आंतरिक व्यवस्था की बात की, उसके बाद हम इसके गलनांक और एक शीतलन वक्र की हमने बात कर ली है। अब जो हम बात करेंगे 5वें नंबर बिंदु की, 5वें नंबर पॉइंट की, वो है इसमें विदलन का गुण। कैसा गुण? विदलन का गुण। अब विदलन का मतलब क्या होता है? विदलन का मतलब होता है बीच में से काटना। विदलन का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, काटना। विदलन का मतलब क्या होता है बच्चों? काटना। देखो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना, अगर आप इसको बीच में से काटते हो, किस में से काटते हो बच्चों? बीच में से काटते हो, तो ये बिल्कुल 2 बराबर यानी प्लेन सतह वाली आपको क्या मिलेंगी? संरचनाएं मिलेंगी। आप सपोज करो ये आपके पास क्रिस्टलीय ठोस है, आपने इसको बीच में से काट दिया है, तो ये बिल्कुल ही आपको प्लेन 2 सतह मिलेंगी। बीच में से काटने के बाद एक जो ये वाली सतह होगी जो आपको नहीं मिलने वाली है, और एक सतह आपको ये वाली मिलने वाली है। तो ये दोनों की सतह क्या होती है? पूरी तरीके से प्लेन होती है, एकदम चिकनी सतह बोलते हैं अपने। तो विदलन जो है इसमें कैसा रहता है? तो याद रखना, इसमें हमें सपाट और चिकनी सतह मिलती है। सपाट व चिकनी, या अपने बोल सकते हैं प्लेन, ठीक है ना, सतह हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, किसकी बात करते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस की। और अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को बीच में से काटोगे तो होगा क्या? ये आपको थोड़ा थोड़ा क्या होता है? खुरदरा सा दिखाई देता है। ये आपको कैसा कैसा दिखाई देता है प्यारे बच्चों? खुरदरा सा दिखाई देता है। तो इसकी सतह कैसी दिखाई देगी काटने के बाद? खुरदरी। इसकी सतह कैसे दिखाई देगी प्यारे बच्चों? खुरदरी। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमें समझ नहीं आया। मतलब रबड़ को अगर आप काटोगे चाकू से तो प्लेन सा दिखेगा, सही बात है ना। लेकिन अगर आप मतलब किसी भी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को काटते हो तो बराबर नहीं कटता है। देखो इसको ना इस तरीके से मत समझो, इस तरीके से समझोगे तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ये उल्टा बता दिया गया है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बताया गया आपको। आप ऐसे सपोज करो, अगर आप NaCl को काटते हो, काटने के बाद जो कटा हुआ हिस्सा है, अगर इसको आप माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हो ना, तो जो इसका प्लेन है ना वो बिल्कुल एकदम ऐसा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। बिल्कुल एकदम इसकी प्लेन जो है ना वो बिल्कुल सीधी यानी सपाट एकदम चिकनी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम रबड़ को काटते हैं, हमें ऊपर से तो वो लगभग ऐसा लगता है ना हमने बिल्कुल सीधा काटा और सीधा दिख रहा है, लेकिन उसकी जो सतह होती है वो चिकनी नहीं दिखाई देती। किसमें? सूक्ष्मदर्शी में। जब माइक्रोस्कोप से रबड़ को देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि जो उसकी सतह है उसमें छोटे 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 छेद से दिखाई देंगे। समझ आ रही है बात? मतलब उसकी जो सतह है ना वो बिल्कुल चिकनिया मतलब एकदम प्लेन दिखाई नहीं देती है। किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की। इसको आपको याद कैसे रखना है? माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखाई देता है उस चीज से याद रखना है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि NaCl जो है वो तो एक सॉलिड फॉर्म में काटने जाएंगे तो प्लेन नहीं कटेगा इतना, लेकिन जब इसको अपने भारी औजार से या जैसे कांच काटने की जो मशीनें होती है, हीरा वगैरह से जो भी यंत्र बनाए जाते हैं उनसे अगर काटा जाए या किसी भी अच्छी चीज से काटा जाए, धारदार चीज से, तो ये काटने के बाद सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है। इसकी जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी और सपाट दिखाई देती है, परंतु इसकी सतह खुरदरी दिखाई देती है। समझ आ गया होगा बच्चों? तो ये बात याद रखना है आपको अच्छे से। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, पता नहीं क्यों होते हैं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्मदर्शी वाले आइडिया से याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद जो अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6ठे नंबर पॉइंट की, वो है दैशिकता। दैशिकता का मतलब है कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो भाई यहाँ पर पहले तो आप सुन लो, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं आपके विषमदैशिक। कैसे दिखाई देते हैं? ये आपको विषमदैशिक दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपके
अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं समदैशिक। कैसे दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों? समदैशिक। अब दोनों बातों को समझना, विषमदैशिक मतलब अलग अलग, समदैशिक मतलब एक जैसा, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे समझोगे? देखो ये तो मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब मान लो कि आप इसको इस वाले डायरेक्शन से देखते हो, मैं इसको लिख देती हूँ, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है ना। आप मान लो इस स्ट्रक्चर को इस वाले डायरेक्शन से देखते हो, ऐसे सीधे में देखते हो, तो आपको क्या दिखाई देता है? एक Cl एक Na, एक Cl एक Na, एक Na एक Cl एक Na एक Cl। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो एक क्लोरीन फिर सोडियम, क्लोरीन सोडियम, इस तरीके से एक अल्टरनेशन दिखाई दे रहा है आपको, है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आपको ऐसा नहीं देखना, अब आप कुछ इस तरीके से देखो। ये हो गया डायरेक्शन नंबर सेकंड, ये था फर्स्ट नंबर डायरेक्शन, ये है सेकंड नंबर डायरेक्शन। अब सेकंड नंबर डायरेक्शन से देखोगे तो आपने देखा कि भाई यहाँ से तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ कैसा दिख रहा है? सारे क्लोरीन एक तरफ, सारे सोडियम एक तरफ। यानी फर्स्ट नंबर डायरेक्शन से देखा तो आपको अलग दिखाई दिया, सेकंड नंबर डायरेक्शन से देखा तो आपको ये अलग दिखाई दिया, तो अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस कारण से इसे कहा जाता है विषमदैशिक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विषमदैशिक। समझ आ गई बात? लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि मान लो मैंने आपको कहा कि आप इसको यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट नंबर पोजीशन, ठीक है ना। अब यहाँ से देखोगे तो आपको कहीं पर कई जगह बड़े गोले ज्यादा दिख रहे हैं, तो कई जगह छोटे गोले ज्यादा दिख रहे हैं। मैंने कहा चलो यहाँ से मत देखो, आप ऐसे करो, आप इसको यहाँ से देखो, तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि कई जगह बड़े गोले ज्यादा दिख रहे हैं, कई जगह छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कण होते हैं, अवयवी कण, इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, और जब निश्चित व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं से भी देखो आपको सब एक जैसे ही दिखाई देंगे। समझ आ गई बात? तो इस कारण से जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है, निश्चित संरचना नहीं है, निश्चित व्यवस्था नहीं है, उसको कहीं से भी देखो सब बिखरा हुआ सा दिखाई देगा। तो इस कारण से इसको दोनों डायरेक्शन से देखो तो कहीं से भी देखने पर ये एक जैसा बिखरा हुआ सा दिखाई देता है। इस कारण से इसे नाम दिया जाता है समदैशिक, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हर तरीके से आपको कैसा दिखाई देगा? ये हर तरीके से एक जैसा ही दिखाई देगा। मतलब आपको फर्क नहीं कर पाओगे आप कि कहाँ पर इसकी संरचना कैसी है और कहाँ पर इसकी संरचना कैसी है। तो यह इस कारण से इसे समदैशिक और इसे विषमदैशिक के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों समझ आया? क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? 6 तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो हमारा 7वां नंबर पॉइंट है, वो है इसका अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की क्या चीज है? व्यवस्था। तो भाई यहाँ पर ध्यान से सुनना, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है? तो भाई जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी व्यवस्था होती है दीर्घपरासी। कैसी होती है इसकी व्यवस्था? दीर्घपरासी व्यवस्था इसकी होती है। परंतु अक्रिस्टलीय में ये होती है लघुपरासी। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या क्या बता रहे हो आप? परासी परासी मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या वर्ड है ये, है ना। देखो उसको ध्यान से समझना, दीर्घपरासी और लघुपरासी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। दीर्घपरासी का मतलब है, देखो अगर मैं कहूँ इस स्ट्रक्चर को आप बनाओ, आप बना सकते हो। आप कहोगे मैम बहुत ईजी है, हमें पता है, एक क्लोरीन के बाद एक सोडियम आ जाएगा, एक सोडियम के बाद एक क्लोरीन, देन यहाँ सोडियम, देन यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की व्यवस्था क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, और आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो। इस कारण से इसे कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। और लघुपरासी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अणुओं की व्यवस्था है उसमें कोई अल्टरनेशन नहीं है, उसमें अणु जो है वो इतने अच्छी तरीके से आगे तक एक्सटेंड नहीं होते हैं, इतने आगे तक नहीं इसकी स्ट्रक्चर फैली हुई होती है। इस कारण से इसे कहा जाता है लघुपरासी। समझ आ गई बात? तो जल्दी से इसका भी आप नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये था गुण क्रिस्टलीय ठोसों का और अक्रिस्टलीय ठोसों का, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया। हाँ, एक छोटी सी बात और रह गई है, वो रह गया है इनका एग्जाम्पल, इनके उदाहरण और लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देखो भाई कौन कौन से हैं इसमें, आप एग्जाम्पल ले सकते हो NaCl, KCl, हीरा, ठीक है, NaCl, KCl, हीरा। जो धातुएं होती है जैसे कि Ag यानी सिल्वर हो गया,
जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि Fe हो गया, एसेक्स्ट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस के। किसके होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ध्यान से समझना। इसमें आता है आपका कांच, इसमें आता है आपका क्वार्ट्ज, इसमें आता है आपका रबर, इसमें आता है आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाते हैं? आपके अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम कांच कैसे हो सकता है अक्रिस्टलीय ठोस, है ना? कांच कैसे हो सकता है? कांच तो पूरी इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, कांच का तो एक नियमित संरचना होता है। देखिए पता चलता है कांच बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तरीके से सॉलिड है ना? लेकिन कांच में पता है क्या कमी है? तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, जो कांच होती है ना, मान लो आप कोई कांच खरीद के लाए हो, या कांच खरीद के लाना छोड़ो, मान देखो जो पुरानी हवेलियां होती है ना, मतलब वहां पे जो कांच लगे होते हैं, मतलब जो दीवारों पे गेटों पे जो कांच लगे होते हैं ना, जो जंगलों पे कांच लगे होते हैं, वो कांच जब लाया जाता है तो ऊपर और नीचे से बिल्कुल उसकी मोटाई क्या होती है? बराबर होती है। कोई भी कांच है, कोई भी शीशा है, उसके ऊपर और नीचे से मोटाई क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। मतलब अगर मैं बनाऊं, शुरुआत में जब हम मार्केट से कोई भी नया कांच लेके आते हैं तो ऊपर नीचे से उसकी मोटाई बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन कई सालों बाद, जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, लगभग अपने बोल सकते हैं कि 50-100 साल बाद क्या होगा कि जो कांच होगा ना, धीरे 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 इसके जो ऊपर से कण होंगे ना, वो बह बह के नीचे आ जाएंगे। अब बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है? ये होता है बेटा, ये होता है। ठीक है ना, ये आपको देख के नहीं इतना पता चलता है, लेकिन अगर आप पुराने कांचों को कभी देखो, तो अगर कभी आप उसको एनालिसिस करो तो देखोगे ऊपर से वो थोड़ा पतला हो चुका है और नीचे से वो मोटा हो चुका है। शुरुआत में जब कांच लाया जाता है मार्केट से तो बिल्कुल बराबर होता है ऊपर नीचे से, लेकिन जैसे जैसे वो कांच पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसकी मोटाई में फर्क पड़ता जाएगा। ये ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाएगा। तो क्या अगर ये इस तरीके से बहने का गुण दिखा रहा है तो क्या ये क्रिस्टल हुआ? क्योंकि क्रिस्टल की तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कांच ऐसा नहीं है। कांच की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। किसका गुण होता है? बहने का। इस कारण से कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, या अपने बोल सकते हैं जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको आभासी ठोस भी कहा जाता है। एक तो अतिशीतित द्रव और एक आभासी ठोस कहा जाता है। परंतु जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। कैसा ठोस कहा जाता है भाई? वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में मैंने आपको सातों के सातों जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे वो बता दिया है। हाँ, प्रकृति आपसे पूछ ले तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक ठोस है ये, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी ठोस है ये। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपने सारा कुछ बहुत अच्छे से नोट डाउन किया होगा, बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।